नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन देखते हैं कि संधि में कौन सा भेद पढ़ेंगे, परंतु संधि की क्लास पर जाने से पहले अपन देखते हैं वही नियमानुसार दो शब्द। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दो शब्द कौन से, पारिभाषिक शब्दावली के। आज आपके सामने कौन से शब्द है, देखिए एक शब्द है QUORUM। क्या बोलते हैं इसे? कोरम। अब कोरम का हिंदी अर्थ क्या होगा या शाब्दिक अर्थ क्या होगा? देखिए कोरम को कोरम भी बोलते हैं अपन, और हिंदी अर्थों में देखें तो इसे गणपूर्ति कहते हैं। गणपूर्ति कोरम भी बोल दिया जाता है काफी बार, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। कोरम को कोरम ही बोला जाता है, QUORUM कोरम। अब गणपूर्ति क्या होती है? देखिए किसी भी सदन की या किसी भी संस्था की कार्यवाही को करने के लिए या उसकी कार्यवाही के संचालन के लिए जितनी सदस्य संख्या आवश्यक होती है उसी को क्या बोला जाता है? कोरम। गण का मतलब होता है, अपन कहते हैं ना ये विद्यार्थी गण, शिक्षक गण। गण का मतलब लोगों से लिया जाता है या सदस्यों से लिया जाता है। तो अपन गण सदस्यों को कहते हैं। तो पूर्ति यानी पूर्ति होनी चाहिए, जितनी आवश्यक हो उतनी लोगों की पूर्ति होनी चाहिए या सदस्यों की पूर्ति होनी चाहिए। तो सदन की कार्यवाही, यदि संसद के लिए देखें तो सदन की कार्यवाही को संचालन करने हेतु जितनी सदस्य संख्या आवश्यक है उतनी हो जाती है, तो उसके लिए कहा जाता है कि भाई गण पूर्ति हो चुकी है। तो ये हो गया। दूसरे शब्द की यदि बात करें पारिभाषिक शब्दावली में, तो एक शब्द है RECKONER, जिसे अपन रैकनर बोलते हैं। रैकनर। अब रैकनर कौन होता है? रैकनर होता है गणक। और गणक किसे कहते हैं? जो गणना करता है। तो गणना करने वाले को ही अपन क्या कहते हैं? गणक। जैसे कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर का हिंदी अर्थ संगणक ही किया जाता है, तो उसी प्रकार से गणक गणना करने वाले को कहते हैं। तो ये थे आज की क्लास के दो पारिभाषिक शब्दावली के शब्द। और अब अपन बात करते हैं आगे कौन से शब्दों की? राजस्थानी शब्दों की। तो राजस्थानी में शब्द है आपके सामने, एक है सिकलीगर। अब सिकलीगर किसे कहते हैं? देखिए सिकलीगर कोई भी मान लीजिए लोहे का सामान है तो उसको तीक्ष्ण कर रहा है, तेज कर रहा है, धारदार बना रहा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? सिकलीगर कह देते हैं। तो तीक्ष्ण करने वाला भी तीक्ष्ण का मतलब तेज ही होता है, तेज का मतलब धारदार। करने वाला सिकलीगर कहलाता है। ये काम जो करता है ना उस व्यक्ति को सिकलीगर कहते हैं। उसी के साथ साथ चमकाने वाला। अब अपन देखते हैं कि लोहे को जब धार दी जाती है तो वो चमक जाता है, तो चमकाने वाला भी कौन होता है? सिकलीगर कहलाता है। तो ये था शब्द सिकलीगर। और उसके बाद अपन अंतिम शब्द की बात करें राजस्थानी की, तो चाक लगाना। चाक लगाना भी एक राजस्थानी का महत्वपूर्ण शब्द है। अब चाक लगाना किसे कहते हैं? देखिए खेत में जो खाद्यान्न होते हैं या जो अन्न राशि होती है उसको चिन्हित करना, उसको चिन्ह लगा देना ही क्या कहलाता है? चाक लगाना कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि खेत में खाद्यान्न राशि पर चिन्ह लगाना क्या कहलाता है? चाक लगाना कहलाता है। तो ये थे आज की क्लास के 4 शब्द। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बात करेंगे अपने मेन टॉपिक की। तो आज की क्लास में आपके सामने शब्द थे पहले तो कोरम, जिसे गणपूर्ति कहते हैं, रैकनर गणक को कहते हैं, और उसके बाद अपनों ने बात की सिकलीगर की, तो तीखा करने वाला, चमकाने वाला, अपन उसे भी कहते हैं जो हथियार बनाता है। हथियार बनाने वाला भी क्या कहलाता है? हथियार बनाने वाला। तो हथियार बनाने वाला भी क्या कहलाता है? सिकलीगर कहलाता है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि सिकलीगर की मात्रा जो है वो छोटी भी आ सकती है, दोनों ही प्रचलन में है। चाक लगाना खाद्यान्न राशि
को चिन्हित करना ही चाक लगाना कहलाता है। तो ये थे आज की क्लास के 4 शब्द। चलिए बढ़ते हैं अपन अपनी मेन क्लास की तरफ। तो मेन क्लास अपनी कौन सी चल रही थी? जी हाँ, अपन संधि पढ़ रहे थे और संधि में पिछली क्लास में अपनों ने व्यंजन संधि को भी कंप्लीट कर लिया। तो व्यंजन संधि में मैं आपको बता देती हूँ कि नियम सारे के सारे क्रम से लिख लेना, और क्रम से सभी नियमों को लिखने की जरूरत नहीं है, उस प्रकार से लिख लेना जैसे अपनों ने पढ़ा था। पहले तीसरे चौथे पांचवे का नियम एक साथ कर लो, क्योंकि एक साथ ही पढ़ा था। फिर जो हलंत का नियम है, तय का नियम है, अहन का नियम है, चय का आगम का नियम है, ये सारे के सारे क्रम से आप लिख देना। और उनके अंदर के जैसे हलंतमय का नियम है, तो हलंतमय के नियम में 3 नियम चलते हैं, तो उसके अंदर नियमों को देखने की कहीं जरूरत नहीं है, अपनों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब अपन बात करते हैं आगे अगले भेद। अगला भेद कौन सा? विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि को अपन इस क्लास में देखते हैं। विसर्ग संधि कहां पर होती है? सबसे पहले तो ये चीज देख लेते हैं। देखिए, एक तरफ जहां पर विसर्ग आना आवश्यक है, विसर्ग आना आवश्यक है, पहले विसर्ग आएगा, उसके बाद प्लस आएगा, ठीक है, उसके बाद ही दूसरे शब्द को जोड़ा जाएगा या दूसरे वर्ण का मेल यहां पर करवाया जाएगा। अब जो दूसरा वर्ण इसमें मिलेगा, इस विसर्ग के साथ मिलेगा, वो कौन सा होना चाहिए? तो वो स्वर भी हो सकता है और इसके साथ साथ वो व्यंजन भी हो सकता है। तो स्वर या व्यंजन को जोड़ा जाए विसर्ग के साथ, तो वहां पर कौन सी संधि मानी जाएगी? विसर्ग संधि मानी जाएगी। और यहाँ पर स्वर या व्यंजन में से कोई भी जुड़ सकता है, बस एक तरफ इस तरफ विसर्ग आना आवश्यक है। अब यदि अपन देखें कि भी स्वर व व्यंजन जुड़ते हैं तो किस प्रकार से क्या परिवर्तन आ सकता है, तो देखिए, स्वर या व्यंजन जुड़ते हैं तो नियमानुसार अनेक प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। विसर्ग के साथ इनको अपन जोड़ते हैं तो कहीं पर तो यूं होता है कि विसर्ग जो है वो रे में बदल जाता है। विसर्ग किस में बदल जाता है? किसी के भी जुड़ने पर। अब ये किस से बनता है ये अपन आगे नियमों में देखेंगे। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो आगे जुड़ते हैं तो जिससे विसर्ग रे का नियम रे वर्ण में बदल जाता है। इस प्रकार से एक नियम तो इसमें ये चलता है। कैसे? देखिए, अपने सामने एक शब्द है आयुहु जोड़ वेद, ये शब्द है। तो यहाँ पर विसर्ग के साथ क्या आया है? नियम तो अपनों ने देखा ही नहीं है, परंतु विसर्ग का एक तरीका बदलने का होता है कि ये रे में ही बदल सकता है। जैसे आपने ये शब्द तो देखा होगा, तो ये यहाँ पर विसर्ग रे में बदल गया। क्यों बदल गया वो अपन आगे देख लेंगे। तो यहाँ पर अपनों ने आयु जो के त्यों लिखा और रे आ गया, तो रे तो आगे वाले पे जाता है, तो वेद, आयुर्वेद शब्द आपने देखा होगा। अब इसमें विसर्ग ने ही रे का रूप धारण कर लिया है। तो इस प्रकार से विसर्ग संधि में एक परिवर्तन रे का होता है। एक परिवर्तन विसर्ग संधि में से का भी होता है, यानी विसर्ग के साथ कोई भी वर्ण यहाँ पर जुड़ता है तो विसर्ग है वो श का रूप धारण कर लेता है। अब श तो अपने पास कितने हैं? 3 है, तो कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी आ सकता है। अब कौन सा किस जगह आएगा वो चीज भी अपन देखेंगे। सबसे पहले तो अपन यहाँ पर यही चीज देखते हैं कि भाई विसर्ग है वो श में भी बदल सकता है। कैसे? अब मान लीजिए अपने सामने एक शब्द है नमः जोड़ते। अब नमः जो जोड़ते है, यहाँ पर ये विसर्ग है वो इस स में बदलता है, तो शब्द क्या बन जाएगा? अब विसर्ग का, हाँ एक चीज पहले ही बता देती हूँ, विसर्ग का जो भी वर्ण बनेगा वो आधा बनेगा। कहीं भी देख लेना, किसी भी नियम में देख लेना, विसर्ग का जो भी वर्ण बनेगा, चाहे आप स बनाइए, चाहे आप श बनाइए, चाहे आप रे बनाइए, चाहे आप ओ बनाइए, चाहे विसर्ग का लोप करिए, बनेगा ना तो आधा ही बनेगा। तो यहाँ पर अपनों ने नम किया, विसर्ग किस में बदल गया? आधे स में बदल गया। आगे क्या है? ते। नमस्ते शब्द में जो आधा स बनता है वो विसर्ग का बनता है, तो इस प्रकार से स भी बन सकता है। एक नियम विसर्ग संधि में ये चलता है। एक नियम ये भी चलता है कि भाई विसर्ग जो है
वो विसर्ग है, वो किसी भी वर्ण के साथ जुड़ने से ओ का रूप भी धारण कर लेता है। कहीं कहीं ये भी होता है, नियम है ये। कैसे? मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है मनह जोड़ हर, ये शब्द है आपके सामने। अब विसर्ग आया है, यहाँ पर विसर्ग का अपने क्या बना दे, ओ बना दे, तो ओ किस पर चलेगा, इस पर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बनेगा वो शब्द क्या बन जाएगा, मैं नो है र, ये शब्द यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से ओ भी बन सकता है, से भी बन सकता है, र भी बन सकता है। ये तीन नियम संधि में, विसर्ग संधि में चलते हैं। इन तीनों के आधार पर विसर्ग संधि के तीन भेद मान लिए जाते हैं। तीन भेद मान लिए जाते हैं। कौन कौन से? यहाँ पर विसर्ग का र बना तो रुत्व विसर्ग संधि इसका भेद हो जाएगा, रुत्व विसर्ग संधि इसको कहा जाएगा। यहाँ पर विसर्ग का से बन रहा है तो सत्व विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगी। सैब के कारण सत्व विसर्ग होगी, रे के कारण रुत्व विसर्ग संधि होगी, और ए के कारण कौन सा हो जाएगा, उत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। ओ उ से बनता है ना, तो इसलिए यहाँ पर अपन इसको उत्व विसर्ग संधि में लेकर जाएंगे। मोटे तौर पर यदि अपन देखें तो संधि में अपन विसर्ग संधि में इन्हीं तीन चीजों को पढ़ेंगे, तीनों भेदों को पढ़ेंगे। कौन कौन से? कुछ नियमों में विसर्ग र में बदलेगा, यानी तीन भेदों का ही अध्ययन करेंगे, रुत्व विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि। इन तीनों को ही देखेंगे मोटे तौर पर। तो परंतु कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि दो वर्णों का मेल होता है, एक तरफ विसर्ग होता है, तो आगे आने वाले वर्ण के नियम के आधार पर विसर्ग का लोप हो जाता है। तो कहीं कहीं चौथा नियम भी ले लिया जाता है, और चौथा नियम कौन सा होता है, विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि चौथा नियम आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है अतः जोड़ एव, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ विसर्ग का लोप होता है। तो अपन अत लिखेंगे और एव लिख देंगे, जो कि त्यों लिख देंगे, विसर्ग का लोप कर देंगे, बस ये है। तो इस प्रकार से चौथा नियम ये भी चलता है। हालांकि भेद ये तीन ही माने जाएंगे, एक नियम यहाँ पर और भी चलता है। तो यहाँ पर विसर्ग संधि में अपन क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, रुत्व विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि और विसर्ग लोप संधि। ये चार नियम, चार भेद अपन पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। ये था इसका सामान्य परिचय, और उसके बाद अपन बात करेंगे आगे। आगे किसकी? संधि की शुरुआत करेंगे। तो संधि की शुरुआत में अपन कौन कौन सी चीजें देखेंगे, ये चीज भी ले लेते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में मैंने आपको कहा कि भी चार चीजें चलती है। तो यदि आप लिखना चाहो तो आप इस प्रकार से लिख भी सकते हो। हाँ, ये नहीं है कि भी भेद आगे पीछे हो जाए, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मैंने जैसे नंबरिंग की है, ऐसे कोई नियम नहीं है कि पहले नंबर पर आपको रुत्व ही पढ़नी पड़ेगी, किसी भी प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं। देखिए, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जहां पर विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन जुड़ता है वहां पर विसर्ग संधि मानी जाती है। एक तरफ जहां पर विसर्ग आना आवश्यक है, ठीक है। इसके भेद की बात करें तो भेद तो तीन ही होते हैं, परंतु एक नियम और चलता है तो अपन चार कर लेते हैं। हालांकि इसके भेदों के बारे में कभी नहीं पूछा जाता। निश्चित भेद एक स्वर संधि के ही होते हैं, 5 भेद होते हैं, बाकी ये भी नियमों पे चलती है। सामान्यतः ये 4 नियमों के आधार पर 4 भेद बना लिए गए हैं। पहला, विसर्ग का पहला जो भेद है वो कौन सा है? मान लीजिए अपन सत्व को लिख लेते हैं, सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि पहला भेद संधि का कहां मानी जाएगी? जहां विसर्ग का श स बनने पर
ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्लियर लिख देती हूँ ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रहे। सत्व विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग का स बनता है। विसर्ग का स कोई भी बन सकता है। यदि कहीं पर विसर्ग का इनमें से अपन कोई स बना रहे हैं तो वहां पर सत्व विसर्ग संधि मानी जाएगी। दूसरे भेद की यदि बात करें तो दूसरा भेद अपन देख सकते हैं ऋत्व विसर्ग संधि। ऋत्व विसर्ग संधि ये कहां पर मानी जाएगी, ये मानी जाएगी विसर्ग का रे बनने पर। विसर्ग का यदि अपन कहीं पर रे बनाते हैं तो वहां पर कौन सी संधि मानी जाएगी, ऋत्व विसर्ग संधि मानी जाएगी। तीसरे भेद की यदि अपन बात करें तो उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि, अब उत्व विसर्ग संधि कहां मानी जाएगी देख लेते हैं। विसर्ग का ओ बनने पर उत्व विसर्ग संधि मानी जाती है। उसके बाद अपन देखते हैं चौथे भेद को। तो चौथे भेद में कौन सी चीजें आती हैं, अपनों ने देखा था विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि तो ये कहां मानी जाएगी, जाहिर सी बात है जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विसर्ग के लोप होने पर या विसर्ग के लुप्त होने पर कौन सी संधि मानी जाएगी, विसर्ग लोप संधि मानी जाएगी। तो ये 4 नियम हैं जो विसर्ग संधि में अपने को पढ़ने हैं। इसके अलावा अपन यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अब अपन एक एक भेद की बात यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे पहली संधि की, संधि के पहले भेद की। संधि का पहला भेद कौन सा, कोई सा ले लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं अपन। सत्व ले लेते हैं, सत्व विसर्ग संधि। अब कहां मानी जाती है भाई सत्व विसर्ग संधि, विसर्ग का स बनने पर विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि मानी जाती है। और विसर्ग का स कौन सा बन सकता है, अब विसर्ग का स कोई सा बन सकता है क्योंकि अपने पास 3 है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। कहां बनेगा, कैसे बनेगा, तो देखिए सत्व विसर्ग संधि में 4 नियम टोटल चलते हैं। कौन कौन से नियम चलते हैं अपन यहां पर देख लेते हैं। एक नियम तो ये चलता है कि विसर्ग के साथ, इधर तो विसर्ग आएगा ही आएगा, विसर्ग के साथ च या छ आने पर, पहला नियम। दूसरा नियम चलता है विसर्ग के साथ ट या ठ आने पर। तीसरा नियम चलता है विसर्ग के साथ त या थ आने पर। 3 नियम तो ये चलते हैं। चौथा नियम एक बार अपन नहीं पढ़ेंगे, मैं सिर्फ परिचय बता देती हूं। विसर्ग के साथ स और स जुड़ने पर, ये 4 नियम चलते हैं। अब देखिए 4 नियम चलते हैं, इसमें इसको तो अलग ही कर दो क्योंकि विसर्ग में यदि ये जुड़ेगा, पहले तो मैं इसको ही बता देती हूँ ताकि इसका काम क्लियर हो, ये अपन बाद में देख लेंगे। देखिए विसर्ग के साथ यदि ये स जुड़ेगा तो विसर्ग का भी ये स बन जाएगा। यदि विसर्ग के साथ ये जुड़ रहा है तो विसर्ग का भी यही स बन जाएगा। यदि विसर्ग के साथ ये स जुड़ रहा है तो विसर्ग का भी ये स बन जाएगा। ये अलग सा नियम है, ये अपन बाद में देखेंगे। अपन पहले इन तीनों नियमों को क्लियर करते हैं। तीनों नियमों को क्लियर करने से पहले याद कीजिए वो वर्ण विचार टॉपिक, और वर्ण विचार टॉपिक में भी व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण जो मैंने आपको बताया था, किस आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर मैंने व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण आपको पढ़ाया था।
थोड़ा सा याद कीजिए उसको। मैंने आपको बताया था कि भाई उच्चारण स्थानों में एक उच्चारण स्थान होता है कंठे, होता है, और कंठे उच्चारण स्थान का सूत्र होता है अकु है विसर्ज नियानम, अकु है विसर्ग, ये बताया था। चलिए इतना ही देख लेते हैं। अकु है विसर्ग, यानी इसमें ए आता है, कै वर्ग आता है आता है और विसर्ग आता है। ये चीजें इसमें आती है। कौन कौन सी? ए या आ, ए व आ ये आते हैं। कै वर्ग आता है, उसके साथ साथ है आता है, उसके साथ साथ विसर्ग आता है। ये चीजें कंठे में आती है। कंठे कौन सा माना जाता है? जिसका उच्चारण स्थान कंठ हो। तो कंठ उच्चारण स्थान वाले को कंठे कहा जाता है, और कंठे में ये चीज आती है। नहीं याद रहती है, कोई मतलब नहीं, अपने को इससे मतलब नहीं है, अपने को मतलब किससे? इससे है। देखिए तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य। अब तालव्य जो वर्ण होते हैं उनका सूत्र होता है इच यश तालु, ये सूत्र था। याद कीजिए, याद आ रहा है क्या? इच यश तालु। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई आता है, इसके साथ साथ च वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ई और ई दोनों आते हैं, ठीक है। च वर्ग आता है, उसके साथ साथ ये आता है, उसके साथ साथ श आता है, ठीक है। हो गया, अब ये च वर्ग हो गया। उसके बाद अपनों ने बात की थी मूर्धा की। तो मूर्धा का शाब्दिक अर्थ होता है मसूड़े। तो मूर्धा से उच्चरित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। और इसका सूत्र होता है रिट रस मूर्धा, रिट रस मूर्धा। यानी इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? एक तो री स्वर आता है, एक ट वर्ग आता है, और इसके साथ साथ र आता है, और इसके साथ साथ स आता है। ये वर्ण बताए थे। उसके बाद अपन बात करते हैं दंते की। तो दंत से उच्चरित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? दंत्य कहलाते हैं। और दंत्य का सूत्र मैंने आपको बताया था लरित लस दंत्य। तो यहाँ पर लरी तो स्वर होता है, जो टेंशन मत लीजिए, आप सोच रहे होंगे लरी कहाँ से आ गया, ये संस्कृत का स्वर है। इसको इतना सा है भी संस्कृत से सूत्र लिए गए हैं, संस्कृत व्याकरण ही सूत्रों पर चलता है और उसी से अपनों ने लिए हैं। तो ये सूत्र बना हुआ है, याद रखने में आसानी होती है। यदि आप तलस याद रख सकते हो तो तलस रख लीजिए, अपनी हिंदी में तो तलस ही आएगा, लरी अपने यहाँ होता ही नहीं है, ये तो संस्कृत का स्वर है। तो परंतु इस वर्ग में आता है संस्कृत में, हिंदी में इस वर्ग में ये चीज आते हैं। कौन से? एक तो तय वर्ग आता है, ल आता है, और इसके साथ साथ से आता है, ये चीज है। अब अपने ये चीजें कहाँ काम में आने वाली है उनको अपन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अपने ये चीजें इसलिए काम में आएगी क्योंकि यहाँ पर अपने को बता दिया कि भाई सत्व विसर्ग संधि में तीनों से बनते हैं। कौन से जुड़ने पर कौन सा बनता है, अब ये चीज हमें ये सूत्र बताएगा। देखिए च वर्ग का स कौन सा है? ये वाला श है ना, च वाले में श आ रहा है ये, उसके बाद ट वाले में स आ रहा है ये, ट वर्ग का स्वर ये सॉरी स ये हो गया, और त वर्ग का स कौन सा है? ये है ना, त वर्ग का स ये। समझ गए होंगे आप मैं क्या बताना चाह रही हूँ? मैं यही बताना चाह रही हूँ कि भाई अगर कोई भी छोटा प्रोग्राम होता है तो हम अपने परिवार वालों को ही बुलाते हैं, बाहर वालों को याद नहीं करते। तो जब च वर्ग के परिवार का ये श है तो जाहिर सी बात है ये अपने परिवार के लोग को ही बुलाएगा, ये अपने परिवार के सदस्य को ही बुलाएगा। तो यदि विसर्ग के साथ च छ आ जाए तो विसर्ग किस में बदलेगा? इस श में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी गर्गाद में है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो ट वर्ग की, तो ट वर्ग यदि आता है विसर्ग के साथ तो ये इसको बुलाएगा, ये इसको थोड़ी ना बुला लेगा क्योंकि इसके परिवार का सदस्य ये है, तो ये इसको बुलाएगा। तो यहाँ पर यह भी हो जाता है कि विसर्ग के साथ यदि ट में से कोई भी आ जाए तो विसर्ग किस में बदलेगा? इस स में बदल जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए तय वर्ग है, तय वर्ग के परिवार का ये स है तो ये भी अपने वाले परिवार को ही बुलाएगा,
ये कौन सा अलग है, हम भारतीय हैं, हम वो तो काम करेंगे जो पड़ोसी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए तय वर्ग का स कौन सा है, ये वाला है। तो यदि विसर्ग के साथ तय थे जुड़े तो कौन सा स बनेगा, ये वाला जुड़ेगा। ये लीजिए, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अरे संधि समझना है तो पहले वर्ण विचार अच्छे से पढ़ लीजिए, वर्ण विचार को अच्छे से समझ लीजिए। जितना अच्छे से वर्ण विचार टॉपिक पढ़ा हुआ है ना, उतनी अच्छे से संधि क्लियर होगी। यहां तक कि 20% तो वही वर्ण विचारों में ही क्लियर हो जाएगी। आप देख लो, सत्व विसर्ग संधि के 4 नियम है, 3 नियम मात्र वर्ण विचारों से क्लियर हो रहे हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ा अपने को। तो इस प्रकार से चय वर्ग के साथ ये शय, और अब अपन बढ़ते हैं संधि की तरफ। ये मैंने यहाँ पे भी इसलिए बताया है क्योंकि अपनों ने अब समझ कर पढ़ा है, तो आप कभी भी इस नियम को भूलोगे नहीं। यानी विसर्ग के साथ यदि चय छ आ जाए तो विसर्ग किस में बदलेगा, इस से में। तय ठ आ जाए तो इसमें, तय थ आ जाए तो इसमें। अपन कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, अपन विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि का कौन सा भेद, सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि में 3 नियम अभी अपन देख रहे हैं, 3 नियमों को देखने वाले हैं। अब 3 नियमों में ये कहा जाता है, 3 नियमों में जो पहला नियम है वो यूं कहता है कि यदि विसर्ग के साथ चय या छ में से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग आदि शय में बदल जाएगा, मात्र एक ही यह परिवर्तन करना है, इसके अलावा कोई भी परिवर्तन अपने को नहीं करना। जैसे मान लीजिए एक शब्द है आपके सामने, पुनः जोड़ च, ये शब्द है। तो यहां से इससे पहले क्या आ रहा है अपने को कोई मतलब नहीं है, इसकी कोई शर्त ही नहीं है, इसमें कुछ भी आ सकता है, अपने को सिर्फ इससे मतलब है। विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, च आ रहा है। तो विसर्ग और च हमारी दोनों शर्तें पूरी है, हमारी दोनों शर्तें पूरी है, तो मात्र एक परिवर्तन। परिवर्तन कौन सा, इस विसर्ग को किस में बदल देंगे, इसमें बदल देंगे। तो शब्द क्या बन जाएगा, पुन को ज्यों के त्यों लिख दो, विसर्ग को अपनों ने इस आधे शय में, तो आधा शय इस प्रकार से लिखा जाता है, बचा कौन, च, ये लीजिए पुनश्च शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से एक शब्द और देख लीजिए, एक शब्द है नीहि जोड़ छल, ये शब्द है। अब यहां पर देखिए विसर्ग आ रहा है, आगे छ आ रहा है, तो विसर्ग और आगे छ, दोनों शर्तें पूरी, दोनों शर्तें पूरी है, तो अपने को मात्र एक परिवर्तन, परिवर्तन क्या, विसर्ग को इस शय में बदलेंगे, बदल दीजिए, बदल दिया, हो गया। अब क्या बनेगा, नी तो ज्यों कि त्यों आ जाएगा, बीच में आधा शय आ जाएगा, और आगे क्या है, छल है, ज्यों कि त्यों लिख दो, निश्चल, शायद ऐसे ही लिखा जाता होगा, लिखते भी होंगे। क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसके अनुसार बनता है, ठीक है। तो निश्चल शब्द और पुनश्च दोनों शब्दों में सत्व विसर्ग संधि मानी जाती है। और मैं आपको बता देती हूं कि विसर्ग संधि के भेदों से संबंधित कभी प्रश्न नहीं आता, आपको ये पूछा ही नहीं जाएगा कि ये विसर्ग संधि के कौन से भेद में आएगी, सत्व विसर्ग संधि में आएगी या रुत्व में आएगी या उत्व में आएगी, कभी पूछा ही नहीं जाता। सिर्फ इतना पूछा जाता है कि पुनश्च में संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें विसर्ग संधि है, बस इतनी सी बात। ये भेद अपन इसलिए पढ़ते हैं ताकि अकेले विसर्ग में इतने सारे नियम पढ़ेंगे तो गोल हो जाएंगे, अपन अलग अलग करके पढ़ लेंगे तो वो सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। चलते हैं आगे दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या कहता है कि भाई यदि विसर्ग के साथ कहीं भी ट ठ को आप देखो तो इस विसर्ग को इस स में बदल देना, मात्र एक परिवर्तन करना है। कैसे, मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है धनुहु जोड़ टंकार, ये शब्द है। अब देखिए यहां पर विसर्ग आ रहा है, आगे ट आ रहा है, विसर्ग ट दोनों शर्तें पूरी, तो एक परिवर्तन, विसर्ग को किस में बदल दो, इस शय में बदल दो। अब शब्द क्या बन गया, धनु को ज्यों के त्यों उतार लो, विसर्ग को अपनों ने आगे स में बदल दिया, ऐसे आ जाएगा। आगे क्या हुआ, टंकार ज्यों के त्यों लिख दो। क्लियर है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक तीसरा नियम है, विसर्ग के साथ त या थ में से कोई आ जाए तो परिवर्तन क्या करना होगा, विसर्ग का ये स बनाना है। तो मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है नीहि जोड़ तेज,
विसर्ग आ रहा है, पहली शर्त पूरी, आगे क्या आ रहा है, तय, दोनों शर्तें पूरी, मात्र एक परिवर्तन। परिवर्तन क्या, विसर्ग को किस में बदल दो, इस श में बदल दो। ठीक है, अब शब्द क्या बन गया, नी। विसर्ग को अपनों ने आधे स में यू लिख देंगे, आधा स, तेज को ज्यों के त्यों लिख देंगे। निस्तेज शब्द शायद आप ऐसे ही लिखते होंगे। ये लीजिए, कहाँ है संधि मुश्किल। तो इस प्रकार से संधि नियमों पर चलती है और बहुत ही रुचिकर नियम है। इसमें बहुत ही रुचिकर उदाहरण आएंगे, परंतु वो तो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में आगे के वेदों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।